जो बता रहे थे हमें, थोड़ा देर हम भी बैठे थे क्लास के बाद। तो कल तो लेट से क्लास शुरू हुई थी, 12:15 से। बच्चों गुड मॉर्निंग। चलिए जुड़िए सभी भाई बहन, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करें और शुरू करके हम लोग बातों को आगे बढ़ाएं। अभी चैट ओपन हो जाएगा तो मैं आपकी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून क्वेश्चन पाऊंगा। हम लोग चैप्टर 1 शुरू किए थे आपके स्टडी मटेरियल का, और जिसका नाम है ना बेटा, जिसका नाम है आपका अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स करके था, और हम लोग यही चीज़ पढ़ रहे थे। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम लोग आज की जानकारी को आगे बढ़ाएं। जी बेटा, संजीव उपाध्याय, ये भाई कहाँ से जुड़ गया भाई? फाउंडेशन वाले कौन सा नोटिफिकेशन आ जाता है संजीव उपाध्याय भाई को नोटिफिकेशन आ गया कि भाई राजीव सर आ गए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, है ना संजीव भाई, ये फाइनल की क्लास है तो आप जुड़ गए, बड़ा अच्छा लगता है। 6 बच्चे देख भी रहे हैं, क्या बात है। अब 5 बच्चे देख रहे हैं, अभिषेक कुमार कक्कर साहब। ओके बेटा, हमारे बच्चे बड़े प्यारे हैं, दुलारे हैं। आइए साहब शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो बात ये चल रही थी आप सभी के साथ, उसी में आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बातें थी, क्या क्या बातें हो गई है, ये देखिए क्या क्या बातें थी और क्या क्या हो गई थी। हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया था, अपॉइंटमेंट, है ना, ये वाला हम लोग शुरू किया था। और चलिए दोस्तों, ये टॉपिक शुरू हुआ था और बड़े प्यार से हम लोग पढ़ रहे थे। कल कंसेप्ट हमको लगता है 2 हुआ था, जिसमें था कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 149 की जानकारी दिया था मैंने आपको। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली डिस्कशन हो गई थी। आपको याद है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले में क्या क्या डिस्कशन हुआ था? मैं बताता हूँ। हर कंपनी का एक बोर्ड होगा जिसमें मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम, अभिषेक भाई मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे और मैक्सिमम, है ना, मिनिमम प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, मैक्सिमम 15 होंगे। 15 से ज़्यादा करना है तो आपको एसआर पास करना होगा, बट एसआर की रिक्वायरमेंट 2 कंपनियों को नहीं है। एक तो आपको गवर्नमेंट कंपनी को नहीं है, और दूसरा जो है वो किसको नहीं है मेरे बच्चे? एक और मैंने बताया था, सेक्शन 8 कंपनी को, बशर्ते कि उन्होंने अपना क्या फाइल किया है, एनुअल रिटर्न और एनुअल अकाउंट्स में कोई गलतियां नहीं की है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था क्या वुमेन डायरेक्टर्स की भी कंसेप्ट है। वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए रखा गया है, लिस्टेड होनी चाहिए, या अदर पब्लिक कंपनी जिनका 100 से 300 करोड़, आपने बात किया था। इसका कोड भी बताया था, पीटी। उसके बाद न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को 6 महीने का समय मिलेगा। आपको वुमेन डायरेक्टर खोजने में दिक्कत है, यू माइट हैव 6 मंथ्स, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड लास्ट में था कि अगर कोई वैकेंसी होती है, अभिषेक भाई, मिनिमम 1, 2, 3 एंड मैक्सिमम 15। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, कम से कम जवाब देते हैं। और आपका क्या है, सीए है या सीएमए, क्या है आपका, है ना? चलिए दोस्तों, जो भी है पढ़ते चलिए। अब तो हमें मजबूरी है और हम सबको एक एक चीज़ को खरीदना है। ओके, शीतल was occupying the office of women director in a company, but due to her sudden death on 17 March, the intermittent vacancy so occurred. Intermittent means immediate vacancy हो गई, was occurred and required to be filed up at the earliest because she was the only woman director of the board. The immediate board meeting was held on 25 June. The vacancy of woman director must be filled latest by 25th June if not filled earlier, that is within 3 months. That is कितना मस्त बुक है ना बेटा। इसका डेथ हुआ है 17 मार्च को, और इसमें 3 मंथ्स जोड़ेंगे तो 17 मार्च से, एक बात कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया आपका अप्रैल, 17 अप्रैल या 16 अप्रैल ले लीजिए, 16 मई, 16 जून। क्या मस्त एग्जाम्पल है। अब हम लोग रेसिडेंट डायरेक्टर की भी बात कर लिए थे। रेसिडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो बेटा, है ना बेटा, जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान, नॉट इमीडिएटली प्रीसीडिंग, है ना, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम आपकी चर्चा कर रहे हैं उसमें आपका सीए में फाइनल। ओके जी कक्कर साहब, ओके बेटा। अभी शर्मा जी हमारे जुड़ गए हैं, अनिल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सब बातें हम लोगों ने कर लिया था। तो मुझे जो याद आता है
वो क्या क्या हो गया था आपके कोर्स का वो मैं बता देता हूँ। आपके कोर्स का ये पॉइंट्स सब हो गए थे, है ना। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है AQD, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये पढ़ रहे थे। और कंसेप्ट 1 हो गया था ऑलरेडी, कंसेप्ट 1 वी हैव कंप्लीटेड, ख़त्म हो चुका है। कंसेप्ट 2 हमारा रह रहा है, कंसेप्ट 2 रह रहा है। कंसेप्ट 2 में हम लोग बात कर रहे थे, है ना बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। और जो मेरे को याद आता है यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन इसमें किया था, कंपनी टू हैव BOD नॉट डायरेक्टर्स। लॉ लिखता है कंपनी टू हैव BOD, ऑब्वियस सी बात है BOD, कंपनी टू हैव BOD, सेक्शन 149 आपने पढ़ा था, प्लस रूल 3, ये हम लोगों ने शुरू किया था। और इसमें मेरे को याद आता है कि हमने रोमन का 1 पढ़ लिया था, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है कि नहीं। रोमन का 1 पढ़ लिया था, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। रोमन का 2 पढ़ लिया था, BOD शैल हैव वुमेन डायरेक्टर, कुछ ऐसा लिखवाया होगा आपको, BOD शैल हैव वुमेन डायरेक्टर। और तीसरा जो पॉइंट था रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में था कि BOD शैल हैव रेसिडेंट डायरेक्टर। ग्रेट बेटा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप सब लोग जुड़िए। चिराग सर आई हैव टू आस्क वेदर यू आर गोइंग टू प्राइवेट ऑल वीडियोज। अच्छा, CA फाइनल बिफोर दिस क्लास एज ए न्यू अबाउट क्लास 1 डे बिफोर। अच्छा जी, हाँ जी चिराग जी, देखिए ऐसा होता है कि सारी वीडियोस YouTube पे मेरे हिसाब से तो नहीं डलेगी, है ना, सारी वीडियो नहीं डलेगी। इसके लिए आपको इनका ऐप है वो खरीदना पड़ता है ना बेटा। फिर भी आपने जो सवाल पूछा है चिराग भाई, है ना, बाकी क्या होता है कि ये वीडियो हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, ये पूरा कंट्रोल टॉपर्स के पास होता है, तो ये कभी कभी वीडियो डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन अभी तक तो हमें नहीं लगता है वीडियो डिलीट हुआ है ना। ये आप चाहें तो आप देख सकते हैं, ये सारी वीडियो उपलब्ध है ना दोस्तों, ये सारी वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको पुराने वीडियो चाहिए तो एक नंबर है टॉपर्स के, है ना, टॉपर्स का सैटेलाइट का, वहाँ से इनको मिलेगा, आपको उसी के थ्रू आपको नोट्स वोट्स भी मिलेगी, किताबें मिलेगी, है कि नहीं बेटा, घबराइए मत। बट अभी तो जो मिल रहा है वो तो लीजिए भाई। क्या महाराज चिराग जी, है ना जी, आइए भाई साहब, आपने तो कल भी कोई क्वेरी पूछा था लेकिन आपका क्वेरी मेरे को रिसीव नहीं हुआ। खैर दोस्तों, चलिए दोस्तों, निवांधन कुंवर राखी जी कहाँ हैं आज, सभी बच्चे कहाँ हैं, निवांधन और राखी किधर है बेटा, सब लोग जुड़िए, फटाफट जुड़ते चलिए, है ना बेटा। चिराग भाई आप पहले पढ़िए, पहले मजे से पढ़िए, जो मिल रहा है उसी को मुकद्दर समझ के आगे बढ़िए। मैं तो यही कहूँगा, अभी आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, CA फाइनल का लॉ का पहला चैप्टर है। ओके बेटा, सो कैन आई रेफर ICI न्यू स्टडी मटेरियल। अच्छा जी भाई साहब, सर ओल्ड और न्यू में थोड़ा सा फर्क है ना, थोड़ा सा फर्क है। जहाँ तक लॉ का सवाल है, कॉर्पोरेट लॉ, वो तो बिल्कुल सेम है ना। ओल्ड और न्यू में थोड़ा बहुत फर्क होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल रेफर कर सकते हैं सर, आप न्यू वाला कर लीजिए, है ना बेटा, बिल्कुल चिराग भाई बिल्कुल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, चिराग भाई ने तो अपनी बातों को पूछ लिया, अब आइए आज की क्लास को शुरू करें। अगला है रेसिडेंट डायरेक्टर के बाद की बात। अब हमारे पास है ना बेटा, रेसिडेंट डायरेक्टर के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम लोग अलग से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन यही चलेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, है ना बेटा, 149 से। हाँ सही बता रहा हूँ, आप जो मिल रहा है पहले वो पढ़िए, मैं तो ये सलाह दूंगा। आपको पीछे का चाहिए या स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो फिर टॉपर्स वालों से बात करनी होगी साहब। ये बड़े ही इकोनॉमिकल प्राइसेस पे आपको ये ऐप के थ्रू पूरी वीडियोस, है ना, और विथ बुक आपको उपलब्ध करा देंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये जो है ये आपको फ्री प्लेटफॉर्म पे है ना, ये फ्री है बेटा, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट को मैंने कहा कि अब इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुरू हो जाता है। मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बाद में शुरू करूंगा, है ना बेटा, मैं बाद में शुरू करूंगा। आइए अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेरी को करते हैं, एक आधा
दिमाग की बत्ती जलाते हैं, देखते हैं कि क्या हम लोग एक आधा क्वेश्चन बना सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर। आइए सर साहब एक क्वेश्चन है, क्या बात है यार, गजब का बुक है ये, है ना, आपका ICI। ये देखिएगा बेटा, आइए तो सर एक पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं। चिराग भाई बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, आप फिर उसके बाद अपनी क्वेरीज पूछते रहिएगा। पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट में, KMR लिमिटेड, KMR लिमिटेड लिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो लिखा है घबराइएगा नहीं बेटा, फटाफट लिख लीजिएगा, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ओके बेटा जी। आज निवांधन कुंवर कहाँ है भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छा शर्मा जी तो अपने हैं ही। KMR लिमिटेड लिस्टेड पब्लिक कंपनी हैज 15 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड्स। वाओ, हैज 15 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड, 15 directors on its board. The AOA of the said company provided that the AOA of the said company, मतलब जो ऊपर वाली कंपनी provided the maximum number of directors of company to be 15. The AOA of the said company provide for the maximum number, कुछ नहीं है, आपने पढ़ा हुआ टॉपिक है, provide for the maximum number of directors in the company to be 15 due to diversification and expansion of activities। आगे लिखा है ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है और एक्सपैंड भी कर रही है, एंड एक्सपेंशन ऑफ द एक्टिविटीज। जानते हैं बेटा, बाद में कंपनी लगता है डायरेक्टर बढ़ाएगी, है ना बेटा, एक्टिविटीज। द कंपनी डिजायर्स टू increase the number of directors, increase the number of directors to 18, 18, 15 से 18 करना चाहती है। ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है ना। आपकी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर फर्स्ट प्रोवाइजो के अनुसार 149 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोवाइजो के अनुसार 15 से ज़्यादा रखना है तो आपको SR पास करना है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी में 15 से कितना भी रख सकते हैं, मतलब उसके ऊपर 149(1) की जो प्रोवाइजो है वो अप्लाई ही नहीं होता, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेप्ट ही नहीं अप्लाई होता। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज, है ना बेटा, ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन ऑफ द एक्टिविटीज द कंपनी डिजायर्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 18। कंपनी जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसको बढ़ाकर 18 करना चाहती है। यहाँ पे लिखा है डिसाइड विथ रेफरेंस टू अप्लीकेबल प्रोविजन, डिसाइड विथ रेफरेंस टू अप्लीकेबल प्रोविजन। ये टॉपिक आपके सामने है, विथ रेफरेंस टू अप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। Whether the BOD can do so? वाओ, क्या BOD ऐसा कर सकता है? फटाफट बताइए, whether the BOD can do so? क्या BOD ऐसा कर सकता है? और दूसरा है, क्या आपका आंसर अलग होगा अगर ये गवर्नमेंट कंपनी हो? Will your answer will differ? क्या आपका will your answer will differ? क्या आपका आंसर अलग होगा? Will your answer differ? If, कब? Will your answer differ if the said company is a government company? ये हमारे पास पॉइंट है, said company is a government company। तो
तो सर हमने अपने भाई बहनों को बताया था 149 सब सेक्शन 1 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, है ना बेटा। आंसर लिखिएगा सभी भाई बहन। लीगल प्रोविजन लिख सकते हैं, फैक्ट लिख सकते हैं, डिसीजन लिख सकते हैं। सर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, कोई बुराई थोड़े सर, 4 मार्क्स क्वेश्चन इज, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया है नवंबर 2019 में, वाह नहीं सॉरी मई में आया सर, ओल्ड सिलेबस में। हाँ भाई ओल्ड सिलेबस वाले में, है ना। आप लगता है या तो कमजोर हो गए हैं ओल्ड सिलेबस वाले भाई चिराग जी, है ना। अदरवाइज बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। मई 19 सर कोई सिलेबस में फर्क थोड़े है सर। सर थोड़ा बहुत ओल्ड वाले में इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, है ना बेटा, जो अब सीए इंटर में आ गया न्यू सिलेबस में। एक आधा चैप्टर का फर्क है, वो भी अदर लॉ में, इकोनॉमिक लॉ में जाकर है। इधर कॉर्पोरेट लॉ तो 100% सेम चलना है सर आपका। मई 19 है ना बेटा, ओल्ड सिलेबस, 4 मार्क्स। क्या हमारे बच्चे लोग बताइएगा, है बेटा। राहुल कुमार शर्मा जी और एक और शर्मा जी जुड़े हुए हैं, फटाफट जुड़ के बताइए। एवरीवन एक बार जवाब दीजिए, अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं। आंसर के रूप में मैं बताता हूं, अगर आपको समझ में आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सर आप अगर शॉर्टकट में आंसर लिखना चाहते हैं तो लिखिए ऐसे, 149 सब सेक्शन 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात है। और आपको याद ही है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 15 है। 149 एक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वो 15 है। और इसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो फर्स्ट प्रोवाइजो 2, घबराइए नहीं सर, 149 सबसेक्शन 1 सेज इफ ए कंपनी 149 का 1 कहता है इफ ए कंपनी wants to have more than कितना बेटा, मोर देन 15 डायरेक्टर्स। यस बेटा, इट हैज टू पास, क्या पास करना होगा, एसआर इंक्रीज करने के लिए, है ना बेटा, इसको इंक्रीज करने के लिए पास एसआर। हाउएवर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, हाउएवर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, this the requirement of the limit of, sorry beta, the limit of maximum number of directors not applicable. ओके जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके बेटा, द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर इज नॉट अप्लीकेबल। फटाफट देख लीजिए, क्या हमारे भाई बहनों का जवाब तो पहले से ही पता था। सर बताइए, 4 नंबर का है, लड़का डायरेक्टर पढ़ के नहीं गया हो, ऐसा हो नहीं सकता। डायरेक्टर का पहला सेक्शन, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन डायरेक्टर का पहला सेक्शन है 149, वो कहता है एवरी कंपनी शैल हैव बीओडी कंसिस्टिंग ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स। मिनिमम डायरेक्टर इज दिस एंड मैक्सिमम इज दिस। मिनिमम से कम नहीं और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं रखना है। मैक्सिमम से ज्यादा देन यू नीड टू पास एसआर। ये छोटा सा पॉइंट है। राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए सब लोग बच्चे जुड़ के हम लोग आगे की बात करते हैं, तब क्या समझ में आता है हमें। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की। आपको आंसर तो समझ में आ ही गया, क्या लिखना आंसर। आइए राखी जी, आपका कुछ छूटा नहीं है, आप एकदम टाइम पे हैं, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं आज की क्लास की, जो हम लोग 149 छोड़े थे उसी में हम लोग बात करते हैं। बेटा हम लोगों ने कहा था कि हर कंपनी के पास बीओडी होना चाहिए और बीओडी में कुछ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था 100 करोड़ से 300 करोड़ तक का पेड अप या टर्नओवर है, या उससे ज़्यादा का, या लिस्टेड कंपनी है तो वुमेन डायरेक्टर होगा। और रेसिडेंट डायरेक्टर तो हर कंपनी में चाहिए, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। यानी टॉपर्स में भी कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। टॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, उन 2 में से किसी एक को कम से कम भारत में, है ना, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए हम चेक कर रहे हैं उसमें आपको भारत में कम से कम इतने समय के लिए रहना चाहिए। ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की।
क्या है कंसेप्ट नंबर 3 बेटा, क्या है? कंसेप्ट नंबर 3। ओके दोस्तों, कंसेप्ट 3 बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। बहुत ही झकास भयंकर टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वो बड़ा ही अजीब सा है। लेकिन अगर मेरी बात को आप समझे तो 1 मिनट में आप समझ सकते हैं। 1 मिनट में, यकीन मानिए 1 मिनट में। अरे बेटा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर सुने थे? क्या था इंडिपेंडेंट ऑडिटर? जब हम लोग ऑडिट पढ़ते थे सीए इंटर में, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर सुने थे कि नहीं? क्या था उसमें? इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन होता है? जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन ना हो, जो कंपनी में एम्प्लॉय ना हो, जिसका कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ, प्रोमोटर के साथ कोई रिलेशन ना हो। याद है कि नहीं? जो कंपनी में शेयर्स ना खरीदा हो, बट कुछ था बेटा, शेयर्स उसके रिलेटिव्स खरीद सकते हैं। एक बात कर रहा हूं सर, कुछ तो बेस बनेगा। वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर था, है ना? आपने सुना था ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, राखी बेटा। लेकिन ये बंदा कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है बीओडी को रोकना। बीओडी को रोकना कि बीओडी जो तुम फैसला ले रहे हो उससे कंपनी का फायदा कम और डायरेक्टर या किसी खास मेंबर का फायदा ज्यादा है। सर कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेन काम है रेड अलर्ट घोषित करना। जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चूंकि अन्ना हजारे जैसा है, एकदम क्रूएल है, क्रूएल सॉरी बेटा गलत बोल दिया, क्रूएल नहीं, मतलब एकदम ऑनेस्ट है, अन्ना हजारे टाइप का। बुरा मत मानिए, आज केजरीवाल कैसे कैसे निकल गया, अन्ना हजारे बेचारा वहीं रह गया। आंदोलन तो उन्होंने ही शुरू किया ना। व्हाट आई वांट टू से सर, अन्ना हजारे अंकल जैसे लोग हैं, वो सच को सच बोलता है। उसको पता है सच को सच बोलना मुश्किल होता है, टफ होता है, दुखदायी होता है, लेकिन फिर भी बेटा सच को सच बोलता है। और बड़ी कंपनियों में चाहिए। टॉपर्स को क्या जरूरत है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का? बुरा मत मानिए, अरे तो बड़ी मुश्किल से डायरेक्टर रख पाया है। टॉपर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, यकीन मानिए। टॉपर डजंट नीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो नीड। टॉपर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे की बात करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलना, बातें करना। ओके दोस्तों, कुल मिलाकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या समझ में आया आपको? जिसका दूर दूर तक कंपनी के साथ कोई मॉनेटरी, कोई शेयर होल्डिंग, कोई क्रेडिटर, कोई डेटर, किसी भी तरह का। सर जानते हैं सच कौन बोलता है? जिसकी जरूरतें कम हो, जिसकी जरूरतें ज्यादा होना। बुरा मत मानिएगा, मैं टॉपर्स में, मेरे और दूसरे स्टाफ में क्या फर्क है? मेरे को टॉपर्स थोड़ा ज्यादा पैसा देता है। नहीं बेटा, आप गलत समझ गए, है ना? और जो प्यून है उसको कम देता है। तो प्यून टॉपर्स पर से डरता नहीं, उसको पता है हमें मिलना 10,000 है, हम इसको टॉपर्स में काम करें या बगल वाले कोचिंग में काम करें, मिलना यही है। लेकिन राजीव सिंह को ऐसा नहीं लगता। तो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा बंदा है जिसकी जरूरतें बहुत कम है और इस बंदे के बात में दम है, इसीलिए इसका नाम बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहा गया। अगर आपको मेरी इतनी डायलॉग समझ में आ गई तो आपको मैं ऐसे टिक माराऊंगा, बोला अरे सर ये तो मजा आ रहा है सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने काफी लॉजिकली हमें समझा दिया, लॉजिकली समझा दिया सर। कंसेप्ट 3 कहाँ उस पन्ने को लाए हम फालतू में, हम यही से शुरू हो जाते हैं। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट 3 क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कमाल का कंसेप्ट है। सेक्शन 149(4) से लेकर जो इसमें दिया है आपके बुक में, सब सेक्शन 13 तक। वाव! और रूल की तो भरमार है। रूल 4 भी है, 5 भी है एंड 6 भी है एक्यूडी का। आइए दोस्तों, आज हम लोग अपनी बातों को समझते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें हम समझा पाते हैं आपको। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं सर कि लिखा क्या है इसमें। एक बार आइए सर, है ना, आप एक बार समझिए सर, आप अपने बुक से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ थोड़ा सा लिखा है इंटरेस्टेड, वाव, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है। अच्छा, इंडिपेंडेंट हटा दिया इसने, बहुत अच्छा बुक है आपका। इंडिपेंडेंट बताया नहीं, आगे बताएगा। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत अच्छा सर आपका बुक है। 149, 50, 51, है ना, लेकिन इंडिपेंडेंट दे देना चाहिए इनको। एक मिनट सर रुकिएगा, मैं आपका खोज दूँ।
डीन आ गया, एक 160 यहाँ पे कौन से पन्ने पे है बेटा? डिस्क्वालिफिकेशन आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंडिपेंडेंट, ये आ गया सर, ये आ गया सर। आपके बुक का पॉइंट नंबर 12 है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और यहाँ पे आ गया आपका क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में समझिएगा। द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर डिस्कस्ड बिलो, नीचे दिया गया है लीगल प्रोविजन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में, और क्या लिखा है, ये लिखा है बेटा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इसमें लिखा है फ्लोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इन कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए, स्पेसिफाइड मतलब खास, और लिखा लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी पर तो इन्होंने ये बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है ना। लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज आईडी एनी फ्रैक्शन, चाहे वो 0.5 से कम हो या 0.5 से ज़्यादा हो, एनी फ्रैक्शन, जैसे 1.1 है तो इसको भी 2 मानेंगे, 1.5 है इसको भी 2 मानेंगे। बोले सर गलत पढ़ा रहे हो सर, मैथ में तो ये होता था ना कि 1.5 से है यानी 50 पैसे से कम है तो इग्नोर करते हैं। सर वो मैथ छोड़ो ना बेटा, आप लॉ पढ़ रहे हो ना, कमाल है बेटा, अगर सारी बात मैथ से ही ले आते तो फिर मैं क्या करता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत क्या है एक समझिएगा बेटा, कह रहा है कि इन कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी है, तो सबसे पहला लिखा इन्होंने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में फ्लोइंग कंपनी आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। पहला हमारे पास है लिस्टेड कंपनीज, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज आईडी 149(4) में लिखा है, एनी फ्रैक्शन कंटेन इन सच 1/3 शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1। Other public company, the CG is empowered to prescribe certain minimum number of independent directors in case of class or classes of companies. Taking a step in this direction, Rule 4 of companies AQD मतलब Appointment and Qualification Directors Rules 2014 has been framed with states that following class of companies shall have at least 2 directors as independent directors। मज़ा आ गया दोस्तों, जबकि लिस्टेड में 1/3 है, इसमें इन्होंने कोटा फिक्स कर दिया, कम से कम 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई बात नहीं। अब आप बताइए कितनी अच्छी बात है। ऑल सच पब्लिक कंपनी, ऑब्वियस सी बात है ना, ऑल सच पब्लिक मीन्स है ना लिस्टेड को छोड़ कर, नहीं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऑल सच पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है ना जिसका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर एक्सेट्रा 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। कितना सिंपल लिखा है, जो बच्चे के दिमाग का दही कर देगा, है ना बेटा, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा। सर सिंपली समझना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है ना नॉर्मली पब्लिक कंपनियों के लिए ज़रूरी है, और पब्लिक कंपनी भी 2 तरह की हो सकती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड पब्लिक कंपनियों में कोई कंडीशन नहीं, आप लिस्टेड है, यही एक बहुत बड़ा कंडीशन है। लिस्टेड कंपनियों में 1/3 टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 डायरेक्टर होना चाहिए, और अनलिस्टेड के लिए हमने बात यहाँ पे कर ही दिया है, अनलिस्टेड के लिए हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, और आगे लिखा हुआ है ऑल सच पब्लिक कंपनी जिसका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर्स डिपॉजिट्स एक्सीड्स 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। Requirement for higher number due to composition of its audit committee. If a public company covered under the above rule is required to appoint a higher number of independent directors, such higher number shall be applicable to it। कह रहा है कि बेटा किसी पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी भी बनाना है 177 के अनुसार, तो आप बताइए अब ये क्या कह रहा है। अब इसे कितना अच्छा बुक बनाया है, ये मस्त बुक है सर। सर इसने आपको 177 भी समझा दिया, कह रहा है 177 कहता है ऑडिट कमेटी के लिए, और ऑडिट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजोरिटी। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर चाहिए, उसका मेजोरिटी मतलब क्या चाहिए, मेजोरिटी जो होना चाहिए इंडिपेंडेंट, 3 का मेजोरिटी क्या होगा 2 होगा। लेकिन बच्चे का तो सर ऑडिट कमेटी में मान लीजिए 6 डायरेक्टर है,
तो 6 का तो मेजोरिटी मतलब क्या हुआ, 4 हुआ। जबकि ये कह रहे हैं कि ये जो पब्लिक कंपनियां इनमें 2 से भी काम चल जाएगा, तो यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको फिर, है ना, यहाँ मतलब दोनों ही रिक्वायरमेंट पूरे करने हैं। 149 सब सेक्शन 4 की भी रिक्वायरमेंट पूरा करना है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, प्लस बेटा आपको उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरा करना। उसकी बोले तो किसकी, उसकी बोले तो किसकी मेरा बच्चा, उसकी मतलब, उसका मतलब ये हुआ कि ऑडिट कमेटी वाली भी बात पूरा करना है। अगर आपको समझ में आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, समझ में आया हो तो एक बार बता जरूर दीजिए क्या समझा आपने बेटा राखी जी। सभी भाई बहन बताइए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं, मजा आ जाएगा। कंपोजिशन ऑफ बीओडी हम लोग पढ़ रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ बीओडी इज गिवन अंडर सेक्शन 149। बोलिए मेरे साथ, 149 कहता है हर कंपनी में इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, उनमें से एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए, एक कम से कम रेसिडेंट होना चाहिए, और अब कह रहा है लिस्टेड इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट की कैसे होना चाहिए, इसके लिए कहा लिस्टेड कंपनी का बोर्ड में 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है ना बेटा, उसी तरह से 10 करोड़, इसका कोड बना देता हूं ना, पीटी पब्लिक, पीटीएल है ना, पटल कुछ याद कर लीजिए, पटल या पीटीडी मतलब डिवेंचर्स, पी फॉर पेड अप कैपिटल, सीटीएल भी बना सकते हो, कैपिटल टर्नओवर, पेड अप नहीं मजा आएगा, सीटीएल बना लो। सीटीएल मतलब कैपिटल टर्नओवर और लोन 10 है ना बेटा, 10 करोड़ 100 करोड़ या 50 करोड़, और ये जो भी लेना है वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए क्या सभी बच्चे समझ गए इस बात को? सर आप सब लोग बताइए मेरे बच्चे। इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में मतलब ये हुआ जैसे वुमेन डायरेक्टर के लिए हमने पढ़ा था, आहा क्या बात है सर। सर वुमेन डायरेक्टर के लिए भी यही पढ़ा था, बट वहां पे है ना इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, और लिखा है एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड at the earliest but not later than immediate next board meeting of 3 months from the date of such vacancy whichever is later। कर जो भी वैकेंसी है ना मतलब whichever is later, वाओ है ना बेटा। कर any intermittent vacancy of independent director shall be filled by BOD at the earliest but not later than immediate next board meeting of 3 months from date of such vacancy whichever is later। वही बात है आपका, जैसे बोर्ड मीटिंग आज वैकेंसी हुआ, आईडी के कोई आईडी था उसका डेथ हो गया, कल ही कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई तो कल ही आईडी के बदले में उसका नया सब्स्टिट्यूट डाल देना चाहिए, नहीं तो 3 मंथ्स में तो करना ही पड़ेगा। विच एवर अर्लीस्ट, जो भी पढ़ले हो उसको करिए। ड्यूरेशन ऑफ कंडीशन आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। ए कंपनी विच वाज ऑब्लिगेटेड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक सच अपॉइंटमेंट इफ इट सीजेस टू फुलफिल any of the 3 conditions relating to paid up share capital, turnover or outstanding loan, वही CTL etc. as laid down rule 4 for 3 consecutive years it shall again be required to appoint independent directors if it starts meeting any of such conditions। कह रहा है बेटा आपने वो ऑडिट कमेटी जैसा लिखा इसने, ऑडिट कमेटी में भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर है ना बेटा ऑडिट नहीं सॉरी CSR कमेटी, सॉरी बेटा CSR कमेटी। A company which has obligated to appoint ID shall not be required to make such appointment if it ceases to fulfill any of 3 conditions relating to paid up share capital, turnover यानी capital turnover outstanding loan है ना for 3 consecutive years it shall again be required to appoint independent directors if it starts meeting any of such conditions। कुल मिलाकर यही कह रहा है बेटा कि अगर आप लगातार 3 साल तक तीनों में से कोई भी कंडीशन जो CTL है उसको नहीं पूरा कर रहे हैं तो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये फालतू की बातें हैं लेकिन फिर भी हमने आपको पढ़ाया। अब हमें सीखना है, कि ये जो होता कौन है ना, होता कौन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तो पढ़ा ही नहीं पा रहा है राजीव सर है ना। हु कैन बिकम, अब आया है सर, आया है, ये नीचे देने की कोशिश किया है इसने है ना। हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बहुत बड़ा टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट आज इसकी धज्जियां उड़ा जाइए, आपका प्यार मिल जाए तो अभी इसकी धज्जियां उड़ जाएगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। क्या है पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम लोग बाद में सीख लेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, थोड़ा सा हम लोग, या पहले तो यहीं से ना शुरू कर लिया जाए, आइए ना साहब। लेकिन वही बात है, आप रोने मत लगिएगा, थोड़ा टफ दे रखा है। मीनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, डिफिनीशन कहूँगा ऑफ
मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या मीनिंग होता है। यस, सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 डिफाइंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बहुत भयंकर तरीके से है। आइए, लेकिन हार थोड़े मानूंगा। इन्होंने मात्र 6 कंडीशंस बताए हैं। 6 करा कि ये 6 कंडीशन पूरा कर दो तो आप इंडिपेंडेंट कहलाओगे। बहुत अच्छी बात है सर, हार ना मानो। मैं तो यही कहूँगा, आप एक बार दिमाग की बत्ती जलाइए, है ना बेटा। आओ, कहाँ है बेटे? लाइबिलिटी मैनर एंड सिलेक्शन दिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मिला नहीं सर किसी कारण से मुझे। सर थोड़ा सा आपको लिखना होगा, थोड़ा थ्योरेटिकल बातों को करना होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे कहते हैं, तो इसके बारे में लिखते हैं। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में क्या लिखा है सर, लिखिएगा। एन आईडी इन रिलेशन टू, है ना बेटा, एन आईडी इन रिलेशन टू। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात है आपके पास, मैं खोजता हूं कहां पे है आपके स्टडी मटेरियल में। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स, 6 कंडीशन दिया इन्होंने। कंपनी मीन्स ए डायरेक्टर, वाओ, कोई भी डायरेक्टर अदर देन, छोड़ के, किसको छोड़कर, अदर देन ए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और ए WTD और ए नॉमिनी डायरेक्टर। एंड आईडी in relation to a company means a director other than a MD, WTD और नॉमिनी डायरेक्टर, है ना बेटा। इनको छोड़कर बेटा कौन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर, इनको लेकिन छोड़कर, किनको छोड़कर, MD, WTD कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। दे आर इम्प्लाई ऑफ द कंपनी, है ना, दे आर इम्प्लाई ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा। पहला बेटा, वाओ, 6 में से पहले कंडीशंस पे आते हैं। MD और WTD और नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर हु, जी सर, हु इज ए पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी एंड पोसेसेस रेलिवेंट एक्सपर्टीजनेस एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, टेक्निकल आदमी है। हु इज अ पर्सन of integrity and possesses relevant expertise and experience। ये लिखा है बेटा, और ये एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस और इंटेग्रिटी का मतलब तो डूइंग राइट थिंग नोइंग दैट इट इज डिफिकल्ट। इंटेग्रिटी का मतलब होता है सत्य का दामन पकड़ के चलना, ये जानते हुए कि ये गलत, ये मतलब ये टफ है रास्ता। इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड, वाह, मतलब इसको इंटीग्रिटी का सर्टिफिकेट, इसकी एक्सपर्टीजनेस का सर्टिफिकेट, बुरा मत मानिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी बाहरी आदमी से नहीं लगना। कंपनी के BOD को लगता है कि राजीव सर बहुत मतलब इंटीगर पर्सन है, सही को सही करते हैं, चाहे सर कलम क्यों ना हो जाए, मैं सही को सही कहूंगा। तो ये बेटा कंसेप्ट है। हु इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी एंड पोसेसेस, शायद मेरे को लगता है पोसेस गलत लिख दिया मैंने, है ना, POSSE, है ना सर, POSSESSES, पोसेसेस, रेलिवेंट, पोसेसेस हैव, रखता है, इन द ओपिनियन ऑफ BOD। सर मेरे को तो समझ में आ गया, आप अपना देख लो।
पहला मेरे को आ गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, आई का मतलब इंटीग्रिटी, आई का मतलब इंटीग्रिटी। चलो 6 पॉइंट्स हैं, मतलब 6 कंडीशंस हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए। कम से कम एक तो समझ में आ गया कि उसको इंटीगर होना चाहिए, उसको बेटा थोड़ा बहुत कहा जाए एक्सपर्टीजनेस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट किस चीज का एक्सपीरियंस? ऑब्वियस ही बात है, जिस फील्ड में कंपनी का बिजनेस है, जिस फील्ड में कंपनी का प्रोडक्ट है। ए नंबर, बी पॉइंट, हु इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी के बाद बी पॉइंट लिखिए, हु इज और वाज नॉट ए प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। अच्छा, हु इज और वाज नॉट who is or was not promoter of the company, who is or was not promoter of the company, ठीक है जी, और इट्स होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग और बोलिए सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी। ये लिखा है, वाओ। हु इज और हु इज ना तो है न था, कितने साल, कोई साल नहीं, यानी कभी भी, यानी जैसे भगवान सर ने एक बात कल कर रहा हूं जस्ट फॉर एग्जांपल, टॉपर्स तो प्राइवेट लिमिटेड है, बट फिर मान ली टॉपर्स लिमिटेड होता और भगवान सर इसके कभी प्रोमोटर थे या कभी हैं, है ना। टॉपर्स के या टॉपर्स की होल्डिंग कंपनी कोई है या सब्सिडियरी है या एसोसिएट कंपनी। यहाँ पे बेटा नंबरिंग कर लेते तो अच्छा लगता। ये बी का 1 है, अब बी का 2 लिखिए, वाओ। हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर्स, आहा, ना तो आप प्रोमोटर थे और ना ही आप प्रोमोटर से रिलेटेड हैं। ये सब बड़ी कितनी मेहनत कर रहा है बंदा, बहुत मेहनत बंद कर रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। हु इज नॉट रिलेटेड टू जो लिखा है प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स इन द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, इन द कंपनी, उसके बाद लिखिएगा और इट्स होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी है ना बेटा, और इट्स होल्डिंग कंपनी, कंपनी होल्डिंग के बाद कंपनी ने लिखा, होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी। कुल मिलाकर ये है भाई। निवांदन जी आपके बुक में कहाँ है? इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी। समझ में आ गया बेटा? 6 में से तो बहुत आसान हो गया यार, 6 में से 2 तो ऐसे समझ में आ गया मेरे को। 2 में 2 पॉइंट है, बी में 2 पॉइंट है, वो याद कर लेंगे। पहला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आई फॉर इंटीग्रल होना चाहिए। दूसरा, उसका प्रोमोटर के या तो खुद प्रोमोटर नहीं है उस कंपनी में, रेलेवेंट कंपनी में, या उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट, एचएसए बोलते हैं इसको, एचएसए, कंपनी और इट्स एचएसए, कंपनी और इट्स एचएसए, एचएसए मींस होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट। दूसरा लिखा इन्होंने हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर्स, है ना बेटा। ईज है सर, ईज का मतलब वाज नहीं लिया इसमें, जबकि यहाँ पे ईज और वाज दोनों था। अगर आप समझ में आई बात तो इसका मतलब आप अभी प्रोमोटर हैं या कभी प्रोमोटर थे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी के बाद सी, ए बी के बाद सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है ये समझिएगा। अच्छा, सी पॉइंट है सर अभी कोड बनाएंगे सर। हु हैज और हैड नो पिक्यूनियरी रिलेशन, नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप अदर देन रेमुनरेशन। पिक्यूनियरी मीन्स मोनेटरी, आप तो फाइनल में है, आपको आना चाहिए। पिक्यूनियरी मतलब फाइनेंशियल, मोनेटरी, फाइनेंशियल, मोनेटरी। हु हैज और हैड नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप अदर देन, है बेटा, रेमुनरेशन
अदर देन रेम्युनरेशन एज सच, इनको छोड़कर, मतलब एज सच डायरेक्टर ऑफ रेम्युनरेशन मिला उसको छोड़कर, हु हैज और हैड नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्युनरेशन एज सच, जो इसमें लिखा है अदर देन रेम्युनरेशन एज सच डायरेक्टर, और having transactions not exceeding 10% of his total income, 10% of his total income, or such amount as may be prescribed. अच्छा, अभी टोटल इनकम किसका ये भी देखना है. Who has or had no pecuniary relationship other than remuneration as such director or having transaction not exceeding 10% of his total income, 10% of his total income, so his has his total income यहाँ पे देखेंगे, और such amount as may be prescribed, with अब with के बाद लिखा है बेटा द कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी रेलिवेंट कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी. सर घबराइएगा नहीं. और देयर प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स, सर 6 में से तीसरे पे आ गए, पहले 2 तो समझ में आ गए, ये भी आएगा. देयर प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स during the two immediately preceding financial year, during the 2 immediately preceding financial year और during the current year. आइए सर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तीसरे पॉइंट को. इसीलिए मैंने बोला था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग 6 है ना, और इसके बाद भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके बाद भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन बनाएंगे. ओके दोस्तों, अब सभी भाई बहन समझिए, एक बार थोड़ा मेरी भी हेल्प करिए, आराम से नोट करिए. आप, मुझे पता है लिखना मुश्किल है आपके लिए, है ना. आईसीआई वाले में बेटा कहाँ पे है, एक बार खोज दीजिएगा, मेरे लिए भी हेल्प होगा, आपको मैं व्हाइट बोर्ड से दिखा पाऊँ, है ना. अभी तो लिख रहे हैं खाली आप. कह रहा है कि कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए नहीं बन सकता, है ना, जिसका बेटा, है ना, था पिछले 2 साल में था, है ना, पिक्यूनियरी रिलेशन, मॉनेटरी रिलेशन, यानी गुड्स खरीदता बेचता था, है ना बेटा, हैविंग ट्रांजैक्शंस, और जो गुड्स के ट्रांजैक्शंस की वैल्यू है ना, उस बंदे की इनकम की वैल्यू, टोटल इनकम की वैल्यू से 10% से, है ना बेटा, हु हैज और हैड नो पिक्यूनियरी रिलेशन एक्सेट्रा सच डायरेक्टर हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग. अगर 10% से ज़्यादा नहीं है तब तो आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, 10% से ज़्यादा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आप क्वालिफाइड नहीं होगा, है ना बेटा. कर जिसका था, है ना, मॉनेटरी रिलेशन इज छोड़कर, कौन सा छोड़कर, मतलब जो अदर देन रेम्युनरेशन एज सच एक्सेट्रा, है ना बेटा, और हैविंग ट्रांजेक्शन्स नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, है ना बेटा. इसमें क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ऐसा डायरेक्टर जिसका या तो कोई पिक्यूनियरी रिलेशन है ही नहीं, या है भी तो उसका जो टोटल इनकम है, और टोटल इनकम है किसका, उस पर्सन का जिसको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, उसके टोटल इनकम का और जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की वैल्यू है, उन दोनों को कंपेयर कीजिए. ट्रांजेक्शन की वैल्यू उसके पिक्यूनियरी लिमिट से 10% ज़्यादा है ना, उसके इनकम से 10% ज़्यादा है उस बंदे की, है ना बेटा, तो फिर माना जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता. अगर 10% या उससे कम है
तो बन सकता है। आपको सर एक एग्जांपल दे दो ना सर, जल्दी समझ में आएगा। यस बेटा, अभी नहीं समझा ना, अब जरूर समझ में आएगा। ये देखिए, राम एन इंडिविजुअल, अच्छा आपका जो पिक्यूनियर रिलेशन देखना है करंट ईयर में भी देखना है जिसमें आप अपॉइंट हो रहे हैं, और इसके पीछे के 2 साल में भी देखना है ना बेटा। राम एन इंडिविजुअल, राम जो है कोई इंडिविजुअल है, राम एन इंडिविजुअल, ठीक है बेटा, राम एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल having total income of rupees 5 lakh, proposed to be appointed, हाँ भाई कक्कर साहब, प्रोपोज टू बी अपॉइंटेड एज, क्या अपॉइंटेड एज, आईडी ऑफ एक्स लिमिटेड, ड्यूरिंग द करेंट ईयर, मान लो इनकम भी करंट ईयर का ही है, ईयर राम हैज बॉट, राखी बेटे, या सोल्ड, राम हैज बॉट या सोल्ड, राम ने या तो खरीदा है या बेचा है, राम हैज बॉट या सोल्ड, क्या सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, राम हैज बॉट और सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, कितने का, वर्थ रुपीज, केस 1, दिमाग की बत्ती जलाइएगा, 5 लाख का 10%, 50,000, रुपीज 51,000, और केस 2 रुपीज 49,000, केस 3 रुपीज 50,000। अब आप सभी अपनी आलस भगाइए और जग के आइए, फटाफट समझिए बेटा, आलस भगाइए और जग के आइए और बताइए, राम एन इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज 5 लाख, प्रोपोज टू बी अपॉइंटेड एज आईडी ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड में 149(4) के अनुसार आईडी रखना जरूरी है, या उसके रूल के अनुसार, है ना। एक्स लिमिटेड ने अप्रोच किया राम को, राम की टोटल इनकम 5 लाख दिया गया है, राम का कंपनी के साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन जो है बेटा अदर देन रेमुनरेशन है, रेमुनरेशन भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेमुनरेशन मिलता है, बट उसके चलते वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, उसको तो रेमुनरेशन मिल रहा है ना, पोस्ट के चलते मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मिल रहा है। कक्कर भाई आप भी जवाब दीजिए, अगर दे सकते हैं तो बताइए दोस्तों, कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, ऐसा बंदा बन सकता है जिसका कंपनी के साथ, जिसमें आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कोई पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं हो, या हो भी तो आपको रेमुनरेशन मिल रहा है एज ए डायरेक्टर, या ट्रांजेक्शन, या अगर पिक्यूनियरी रिलेशन है भी, डायरेक्टर के रेमुनरेशन के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन है, तो उसमें लिखा है कि जो हैविंग ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इस टोटल इनकम, जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है उसकी 10% ऑफ टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हीज का मतलब होता है जो बंदा है उसका, मतलब उसकी औकात का, अगर मान लो उसकी इनकम 5 लाख है और वो 10% से ज़्यादा का, बेटा 10% से ज़्यादा का वो सामान खरीद चुका है ऑलरेडी, या बेचता है, या करंट ईयर में खरीदा है, या पीछे के 2 साल में खरीदा है, कंपनी से खरीदा है या कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर से खरीदा है, कंपनी से खरीदा या कंपनी के HSA से खरीदा है, तो सर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। आप सबने लगता है जवाब दे दिया, आइए मैं भी आपका जवाब लिखता हूँ। केस 1 में बेटा वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, बिकॉज, है ना बेटा, क्यों डिस्क्वालीफाइड होगा, बिकॉज बताइए केस 1 में डिस्क्वालीफाइड होगा राखी जी, क्योंकि उस बंदे का जो इनकम है वो मात्र कम है बेटा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ, तो वहां पे आंसर लिखना अच्छा नहीं लगेगा, मैं नीचे लिख देता हूं,
आंसर के रूप में ए, डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज आईडी। क्यों? तुम्हारे कहने से? कोई पागल है, कोई दिवालिया है, कोई जेल गए से छूट के आया? नहीं ना, तो भी डिसक्वालिफाइड है। डिसक्वालिफाइड ड्यू टू, क्यों बेटा? डिसक्वालिफाइड ड्यू टू क्या? ड्यू टू फटाफट लिखिएगा। डिसक्वालिफाइड ड्यू टू क्या हो सकता है, ये सीखिए। डिसक्वालिफाइड ड्यू टू क्या हो सकता है, ये सीखने की जरूरत है। हाँ जी, डिसक्वालिफाइड ड्यू टू एक्सेस, डिसक्वालिफाइड ड्यू टू क्रॉसिंग द, कोई बात नहीं बेटा, आप लोग लिख लीजिए, जवाब क्या दीजिएगा, आप लोग आलसी बच्चे हैं, है ना, बट कोई बात नहीं, मैं आलसी ना बनूं। डिसक्वालिफाइड ड्यू टू क्रॉसिंग द लिमिट, कोई बात नहीं बेटा। समझ में ना आए तो जरूर सर बता दीजिएगा, ताकि मैं कम से कम जवाब दे सकूं आपके सवालों का। डिसक्वालिफाइड ड्यू टू क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 10% ऑफ इनकम, हिज इनकम। सर हमने एक एग्जाम्पल दिया बड़ी खुश होके कि कैसे है बेटा। अच्छा, निवांदन जी, इन केस ही कांट अपॉइंट एज आईडी बिकॉज द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज 10% ऑफ हिज टोटल इनकम। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। लिखने में वक्त भी लगता है, लेकिन बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? कुंवर साहब तो जवाब दे दिए, राहुल जी, प्रमोद कुमार, चिराग कुमार, हाँ जी, ओल्ड सिलेबस है भाई साहब, आ गए ना हम लोग अपने कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आइए। बट सर हमारी लेकिन बेटा कोर्स पूरी चलेगी, क्योंकि हमारे ऐप पे बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो गया है, हमें तो पूरा पढ़ाना है। डिसक्वालिफिकेशन ड्यू टू क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 10% ऑफ हिज इनकम, और दूसरे और तीसरे में क्या है? 49,000 और 50,000 है। सर देखिए, है ना, पहली बात तो हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंपनी के साथ, कंपनी के होल्डिंग के साथ, कंपनी के सब्सिडियरी के साथ, कंपनी के एसोसिएट्स के साथ, कंपनी के प्रोमोटर के साथ, डायरेक्टर के साथ कोई मॉनेटरी रिलेशन हो ही नहीं तो वेल एंड गुड। चलो है तो चलो सैलरी मिल रहा है, चलो सैलरी छोड़ो। तीसरा, बोले सर सैलरी नहीं मिल रहा है, मैंने उनसे सामान खरीदा है, मैंने उनको सामान बेचा है, मैंने उनकी सर्विसेज ली है, मैंने उनको सर्विसेज दिया है। अच्छा, सर्विसेज दी है, सामान खरीदा बेचा है, जी सर, तो तेरी इनकम क्या है? बच्चे बोले सर थोड़ा और स्पष्ट करिए। अरे बाबा, बच्चे कहते हैं कि जैसे अभी तो करंट ईयर की बात है, तो करंट ईयर का इनकम लेंगे, पीछे के 2 साल का तो कोरस्पॉन्डिंग ईयर का ट्रांजेक्शन का वैल्यू लेंगे, और कोरस्पॉन्डिंग ईयर का मतलब कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो रेलिवेंट ईयर है उसी ईयर का हम आपका इनकम भी लेंगे। ये चीज समझाया है। डिसक्वालिफिकेशन ड्यू टू क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 10% ऑफ हिज इनकम। और दूसरा लिखिए, नॉट डिसक्वालिफाइड, क्यों है ना बेटा? क्यों भाई? क्योंकि 49,000 है। वैल्यू ऑफ, कोई दिक्कत नहीं सर, राखी बेटा जवाब नहीं भी दिए तो लेकिन कोई बात नहीं, समझ में ना है ना तो जरूर एक बार नीचे कमेंट कर दीजिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन डजंट एक्सीड 10% ऑफ हिज इनकम। वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन डजंट एक्सीड 10% ऑफ हिज इनकम। ओके बेटा, सी में भी यही लिख देंगे, हिज इनकम इज 5 lakhs। ओके जी, निवांधन और कक्कर साहब, सी नॉट डिसक्वालिफाइड। क्यों डिसक्वालिफाइड नहीं है बेटा? क्यों डिसक्वालिफाइड नहीं है मेरे भाई बहन? क्योंकि बता दिया, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन डजंट एक्सीड, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन डजंट एक्सीड। चलिए कोई दिक्कत नहीं साहब, आप इतना ही बोल दिए बहुत है मेरे लिए, जीने के लिए और क्या चाहिए, आराम से नोट कीजिए। अब हम लोग डी पॉइंट पे चलेंगे, फिर ई और एफ, वाह मजा आ गया। डी, अब डी पॉइंट में 4 पॉइंट दिया है और ई पॉइंट में भी 4 पॉइंट दिया है। अरे बहुत परेशान करता है। पिक्यूनियर रिलेशन समझ में आ गया ना सर सभी भाई बहनों को? लेकिन इसमें एक लिखा है सर, दिस क्लॉज इज नॉट अप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी विच हैज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट। वाओ,
ये जो क्लॉज है ना सर, ये क्लॉज सी नंबर, ये अप्लाई नहीं होगा, लगता है डी से पहले और लिखाना होगा। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय इंडिपेंडेंट एक्टर विद द कंपनी concerned is at par with any member of the general public at the same price and payable paid this, it will not attract the part of pecuniary relationship under this, therefore independent actor will not said to have pecuniary relation। wow सर डी पॉइंट से पहले रुकना होगा, अभी बहुत कुछ लिख रखा है। कह रहा है सर, राजीव सर को समझा रहा है कि लॉ मेकर कि भाई तुमने तो सीधा बच्चे को पढ़ा दिया कि पिक्यूनियरी रिलेशन हो तो नहीं बन सकते, फिर कह नहीं जी 2 एक्सेप्शन है। मैं कहूँ तीसरा एक्सेप्शन समझो, भले पिक्यूनियरी रिलेशन है ना, और 10% से ज़्यादा का भी है, लेकिन जो पिक्यूनियरी रिलेशन की जो ट्रांजेक्शन हुई है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं समझते आप लोग, ALP, ट्रीटिंग दैट की आर्म्स लेंथ प्राइस मीन्स प्राइस चार्ज बाय अनरिलेटेड सेलर फ्रॉम अनरिलेटेड बायर। तो सर यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक बहुत अच्छा लगा नोट के तौर पे। सेक्शन 149, कोई बात नहीं सर, 6C सर 149 6C doesn't apply upon a गवर्नमेंट कंपनी। कब गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा? अच्छा सेक्शन 8 नहीं लिया आपने, खाली गवर्नमेंट कंपनी के लिए, गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा इफ इट हैज नॉट फेल्ड, इफ इट हैज नॉट फेल्ड, ये फेल नहीं है, इफ इट हैज नॉट फेल्ड टू, जी सर नॉट फेल्ड टू, इफ इट हैज नॉट फेल्ड टू, क्या करने में फेल्यूर नहीं हुआ है? नॉट फेल्ड टू, नॉट फेल टू क्या? टू फाइल FS एनुअल रिटर्न। ये तो आपको आता है। चलिए मेरा बच्चा राखी जी, सर फेयर मार्केट प्राइस, यस निवांदन आज बहुत मूड में है, बहुत अच्छा। राखी जी ने आंसर लिखकर डिलीट कर दिया, राखी जी बहुत शैतान है, ये गलत बात है राखी बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गलत बात है सर। अगला अपने जीवन का हम लोग बेटा समझते हो, सुबह सुबह आते हैं, लेकिन वही है ना, भगवान सर ने शुरू कराया है तो सर इसको ख़त्म करना है। अब तो मेरा भी इसमें इंटरेस्ट बन गया है सर, अब तो ख़त्म ही करना है, चाहे आप जुड़ो ना जुड़ो, क्योंकि दोस्तों आपके जुड़ने से थोड़ा सा फीडबैक मिलते रहता है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है बेटा। हमें तो बेटा इस पर काम करनी है सर, मुझे पूरा कोर्स डेवलप करना है। और गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा हमारे पास पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन, ये तो कह रहा माना ही नहीं जाता पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन, पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन, ओके बेटा, पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी एंड ID, ओके जी। If other than government company transaction is at arm's length price, then want to do, अच्छा what to do, wow बेटा। If other than government company transaction is at arm's length price, then what to do, सर आप अपनी बुक कब देंगे? हाँ बेटा ये बात भी सही है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अपना बुक भी दूंगा आपको, है ना, बंद तो जाए पहले, मैं झूठ नहीं बोलता ना, है ना बेटा। Pecuniary relation but between company and ID at sir arm's length price, arm's length price दे रहा हूं बेटा, बुक दे रहा हूं बेटा, is not treated as, wow, not treated as, is not treated as, pecuniary relation between company and ID at arm's length price is not treated as pecuniary relationship, wow, not treated as pecuniary relationship। मतलब क्या है जी, pecuniary transaction में between company and ID at ALP
इज नॉट ट्रीटेड एज पिक्यूनियरी रिलेशनशिप। यस बेटा सर यू कैन, यस बेटा ध्यान दीजिएगा, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप ट्रीट ही नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक बार सभी भाई बहनों को समझा दूं, भाई चिराग जी है ना, ध्यान दीजिएगा, चिराग भाई एक बार आप भी समझिएगा। सर कुल मिलाकर ये हुआ कि आप कंपनी में आईडी बन चुके हैं, आप कंपनी में आईडी बन चुके हैं और आप कंपनी का कोई गुड्स खरीदना या अपना कोई गुड्स बेचना चाहते हैं, लेकिन ये प्रूव कर दिया जाए कि ये जो गुड्स खरीदा और बेचा गया है कंपनी और आईडी के बीच में, वो अनरिलेटेड सेलर और बायर के से जो जनरल पब्लिक से कंपनी जो पैसे चार्ज करती है वही चार्ज किया है, हमने कोई कम नहीं चार्ज किया आपसे, कोई ज़्यादा तो खैर कोई नहीं चार्ज करेगा, कम नहीं चार्ज किया, तो दोस्तों माना जाएगा कि वहाँ पे पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शंस हैं। ये छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा ये है। जी बेटा बिल्कुल आपको मिलेगा साहब डी पॉइंट, घबराइए नहीं चिराग भाई, अभी मिलेगा। आंसर बता दो, हाँ जी सर किसका आंसर बता दो भाई, राहुल कुमार शर्मा। इफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी ट्रांजेक्शन इज एट आर्म्स लेंथ प्राइस देन व्हाट टू डू। अरे बाबा व्हाट टू डू, दैट इज अलाउड, है ना बेटा। अदर देन गवर्नमेंट से लिख तो दिया सर, ये लिख तो दिया, बिटवीन कंपनी एंड आईडी एट आर्म्स लेंथ प्राइस, है ना सर। अदर देन गवर्नमेंट के लिए तो लिख रहा हूं सर, आप गलत समझ गए तो क्या, चलो कोई बात नहीं। अप्लाई अपॉन अ गवर्नमेंट कंपनी, पहला तो गवर्नमेंट हुआ। पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन बिटवीन, कोई बात नहीं सर, अदर कंपनी एंड आईडी, समझ में आई बात। भाई शर्मा जी का बार बार डाउट है कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुकेश अंबानी, पहली बात तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता कि मुकेश अंबानी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना बेटा। खैर मान लो अन्ना हजारे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का वो पेट्रोल यूज करते हैं, है ना, और पेट्रोल उतने ही पैसे में रिलायंस वाला इनको भी देती है जितने में वो अदर कस्टमर्स को बेचती है, तो इसको हम पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मानेंगे ही नहीं। पिक्यूनियरी मतलब का मतलब तो ऐसा होता है फाइनेंशियल रिलेशनशिप, हम मानेंगे कि रिलेशन फाइनेंशियल है ही नहीं, तो जब फाइनेंशियल ही नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दोस्तों। ओके बेटा ध्यान दीजिएगा, डी पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं सर, डी पॉइंट। सर ए पर्सन तभी बेटा आईडी बन सकता है जब उसका, उस पर्सन का रिलेटिव, ए पर्सन हुज, ए पर्सन नॉन ऑफ, तो नॉन ऑफ नहीं बेटा, हुज रिलेटिव, जी सर हुज रिलेटिव्स। अब इसके भीतर 4 पॉइंट्स हैं, घबराइएगा नहीं सर। सर अन्ना हजारे बनना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो अन्ना हजारे की पत्नी, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे पता उन्होंने शादी नहीं किया, अन्ना हजारे का बच्चा, रिलेटिव की परिभाषा हम साथ हैं, 277 इंटर में पढ़ा होगा आपने। ए पर्सन हुज रिलेटिव्स, ए पर्सन हुज, ध्यान दीजिएगा, ए पर्सन हुज रिलेटिव्स, पहला, ए पर्सन हुज रिलेटिव्स, पहला बेटा, इज नॉट होल्डिंग, वाव, एनी सिक्योरिटी। आप तभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं जब आपके बारे में तो मैं नहीं बता पा रहा हूं अभी, आपका कोई रिलेटिव इज नॉट होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ, और लिख लेने दीजिए बेटा, इंटरेस्ट, मजा आएगा सर, घबराइएगा मत, इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स HSA कंपनी, in the company or its holding subsidiary associate company during the 2 immediately preceding financial year, मतलब कुल मिलाकर आपको दूर ही रहना है 2 immediately preceding financial years और ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। सर घबरा मत जाइएगा,
ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन लिखा है सर नीचे, फिर इसका प्रोवाइजो है ना सर, एक बार लिख लीजिएगा सर, कमेंट तो करने का पूरा हक है ना आपको। प्रोवाइडेड डेट, क्या बर्बाद कर दिया इन्होंने, कह दिया, पहले कहा कि कोई भी पर्सन तब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है जब उसका कोई भी रिलेटिव है ना होल्ड नहीं कर रहा है शेयर्स यानी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी, और HSA मीन्स होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। फिर लिखा प्रोवाइडेड दैट द रेलिवेंट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी, दैट द रिलेटिव में होल्ड, क्या होल्ड बेटा, सिक्योरिटी, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख। वाह, डाइल्यूट कर दिया जो कहा ऊपर बात, नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख और 2% of the paid up capital of the company, 2% of the paid up capital of the company, कॉमा लगा रखा है, इट्स HSA, वाओ, HSA, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब ये कुछ नहीं है हायर अमाउंट, इस हायर को इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा जी बेटा। सच हायर अमाउंट मतलब ये 50 लाख को बढ़ा के सरकार चाहे तो 60 कर सकती है, बट अभी आप वर्तमान में सीखने के लिए समझिए कि कोई बंदा अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है किसी कंपनी में, तो उस बंदे का जो रिलेटिव है वो रिलेटिव का निकायदे से तो उस कंपनी में जिसमें आप रेलिवेंट में बनना चाहते हैं या उसके HSA में आपका कोई मतलब आपके रिलेटिव का कोई शेयर होल्डिंग ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, रिलेटिव पे हम कैसे रोक लगा सकते हैं। रिलेटिव जैसे मान लीजिए मेरी वाइफ मेरे से जलती है, मतलब नहीं साथ में हम लोग रहते हैं, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, बट एक बात कर रहा हूँ, एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं किसी और के वाइफ पे कैसे दे सकता हूँ। मेरी वाइफ, मेरा भाई मेरे से जलता है और वो कहता है भैया को मैं रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने नहीं दूंगा वो जाके 10 शेयर खरीद लिया, तो राजीव सिंह बन ही नहीं सकते। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा हो, इसने इसको डाइल्यूट कर दिया। रिलेटिव 50 लाख फेस वैल्यू का, ध्यान दीजिएगा, 50 लाख फेस वैल्यू तक का, या बेटा 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी है ना, इट्स होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट, जिसके लिए भी आप बात कर रहे हैं है ना, इतना होल्ड कर सकते हैं। और सच हायर अमाउंट का मतलब इस अमाउंट को बढ़ाया भी जा सकता है, सच हायर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सच हायर सम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये लिखा हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत हो जरूर पूछिएगा, सर एक एग्जाम्पल जरूर दूंगा मैं आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पे। जी बेटा लॉ का पूरा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? सर 4 महीने लग जाते हैं सर, करीबन 1 महीना तो करा दिया है सर, 1 महीने तो हो गए, कम से कम 3 महीने सर और पढ़ाऊंगा है ना सर, 3 मंथ सर और पढ़ाऊंगा है ना बेटा। 1 महीना तो ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है बेटा, 4 महीने सर लग जाएंगे आपके। सम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एक एग्जाम्पल लेते हैं साहब, मान लीजिए दोस्तों कह रहा है प्रोवाइडेड एट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख है ना बेटा। रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कंपनी में हो सकता है और फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग रुपीज इतना। अच्छा, ये खाली बेटा जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ कंपनी के लिए है सर। अब ये भी समझने की बात है ना। आपको अगर सब्सिडियरी में खरीदें तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कंपनी में है। सर आपको थोड़ा दिमाग की बत्ती चल रही हो तो बताइएगा। पहले तो ऊपर बोला कि
कोई भी पर्सन जिसका रिलेटिव, कोई भी पर्सन तब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है जब उसका रिलेटिव जो है सिक्योरिटी या इंटरेस्ट एक्सेट्रा खरीदा है इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, कुछ लिखने की कोशिश किया है ना बेटा। लेकिन नीचे जो रिलैक्सेशन दिया है वो सिर्फ कंपनी के लिए दिया है, सी के लिए दिया है, एचएसए के लिए नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। यानी इसका मतलब है कि अगर मैं रिलायंस में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ इंडिपेंडेंट और मेरी वाइफ रिलायंस में है ना, तो शेयर खरीद सकती है 50 लाख या 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब रिलायंस की। लेकिन मेरी वाइफ बेटा रिलायंस की कोई सब्सिडियरी है फिलायंस में शेयर खरीद ली है, तो या सब्सिडियरी में है या होल्डिंग है या एसोसिएट्स है, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। दोस्तों एग्जाम्पल देखिए सर, बहुत बड़ी चीज समझाया, आपके दिमाग में बात नहीं आई होगी, उसके लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। सर 50 लाख FV और 2% विच एवर लेस होगा क्या? यस बेटा। सर ये नहीं लिखा है सर, अप टू होगा, अप टू का मतलब बिल्कुल सर, मतलब नॉट एक्सीडिंग, मतलब इन दोनों को पहले निकालना है और इन दोनों का जो हायर लेना है ना, ये लिखा है ना सर, लेस नहीं लिखा है ना सर, नॉट एक्सीडिंग मतलब इतने तक कर सकता है। सर ये तो हम पॉजिटिव सिखा रहे हैं ना, इतने तक का कर सकता है। रिलेटिव जो है, जो बंदा प्रपोज जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका रिलेटिव 2% या 50 लाख रुपए तक का है ना बेटा, तक का सिक्योरिटी और इंटरेस्ट एक्वायर कर सकता है होल्डिंग रेलिवेंट कंपनी में। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर राम इज बीइंग, चिराग भाई नंबर मैं देता हूं आपको, चिराग भाई को नंबर दे दिया जाए। जी साहब, चिराग साहब ये देखिए, मिस्टर राम इज बीइंग appointed as ID. His wife has bought shares in Reliance Industry Limited worth rupees 60 लाख एट फेस वैल्यू। ठीक, एज्यूमिंग टू %, अच्छा यहां पे ठीक तो है बेटा, एज्यूमिंग। सर एचए से भी आएगा, सॉरी बेटा, एज्यूमिंग RIL पेड अप कैपिटल is rupees 100 CR. Decide Mr. Ram is fulfilling the condition of being appointed as Mr. Ram is fulfilling the condition of being appointed as क्या बेटा being appointed as ID। सर मैं बता देता हूं, एज पर प्रोवाइजो, घबराइएगा नहीं सर, प्रोवाइजो टू 149(6)D है ना सर, द रिलेटिव कैन, घबराइए नहीं सर, आराम से, रिलेटिव सर, हाँ अरे साहब हमसे गलती हो गई थी, HSA दोनों है, दोनों के लिए एक्सेप्शन है, मैं गलत बोल इंटरप्रेट कर दिया। सिंपल है सर, कोई भी पर्सन तब आईडी बन सकता है जब उसके रिलेटिव का कोई सिक्योरिटी एक्सेट्रा ना खरीदा हो, ना तो उस कंपनी में ना ही उसके HSA में तो होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट्स में लेकिन इसका एक्सेप्शन दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया कि जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा है, उसका रिलेटिव
कंपनी या उसकी एचएसए में शेयर्स खरीद सकती है, कितना खरीद सकती है, 50 लाख या 2% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ दैट कंपनी या दैट एचएसए, है ना। कंपनी के जैसे जिसमें खरीदा उसी का कैपिटल लेंगे, जैसे होल्डिंग कंपनी में खरीदा तो होल्डिंग का लेंगे, रेलिवेंट कंपनी में खरीदा तो रेलिवेंट कंपनी का लेंगे, उसे कंपेयर कर लेंगे कि क्या परसेंटेज है। तो यहाँ पे देखिए एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 149(6)D द रिलेटिव, एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 149(6)D द रिलेटिव ऑफ proposed ID may hold security or interest इक्वल टू, है ना बेटा, अप टू कहां तक, उससे ज्यादा नहीं, नॉट एक्सीडिंग मतलब अप टू ₹50 लाख और 2% ऑफ 100 करोड़, that is ₹2 करोड़, विच एवर इज हायर। हायर के बराबर तक ले खरीद सकता है, हायर से हायर नहीं कर सकता, हायर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो ये चीज सीखना है आपको। अब आप बताइए, इस रियल एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। इसमें इसने 60 लाख का खरीदा है, इन दोनों का हायर है, हायर ऑफ 2 वेरिएबल्स इज ₹2 CR, कितना करोड़ है जी, 2 करोड़ है। हेयर हायर ऑफ द 2 वेरिएबल्स इज ₹2 करोड़। सो क्या हो सकता है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसका हायर 2 करोड़ है, हेयर हायर ऑफ 2 वेरिएबल्स इज ₹2 करोड़। सो क्या हो सकता है आपको बताना है। सो द, हाँ जी भाई, सो मिस्टर राम कैन बी अपॉइंटेड एज ID सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन। कितना सिंपल है, एज ID सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। अदर कंडीशंस, ये छोटा सा पॉइंट मैंने आप सभी भाई बहनों को समझाया। सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस, अदर कंडीशंस भी हैं, इसको भी सीखना है। तो ये हमारे पास पॉइंट है, आपको मैंने एक एक करके सिखाया, बताया। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा, टेंशन ना लें, टेंशन देने का चीज होता है। हम लोग 149(6) का डी का, है ना, डी का जो 4 पॉइंट्स है उसमें से सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इज इंटरप्टेड टू कंपनी इट्स वाव, है ना बेटा। कह रहा है कि कोई भी पर्सन तब नहीं बन सकता या तब बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब उसका रिलेटिव नॉट इंडेप्टेड मतलब कोई कंपनी से या उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट से, है ना, या उनके प्रोमोटर या डायरेक्टर से कोई लोन नहीं लिया हो या लिया भी हो, है ना बेटा, तो एक लिमिट से ज़्यादा ना हो। इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द 2 immediately preceding financial years or during the current financial years। wow, in excess of such, यहाँ पे लिखिएगा जैसे इसमें लिखा था, is not holding, अब यहाँ लिखिए is not indebted, is not indebted to the company, is not indebted to the company, its holding company, not indebted to the company, its holding subsidiary or associate company, HSA company or their promoters or directors
in excess of such amount, in excess of such amount, sir, in excess of such amount as may be prescribed, ये थोड़ा टफ होता ही है बेटा, as may be prescribed, घबराइएगा नहीं बेटा, during the two immediately preceding financial year, financial years और during the current financial year, ये तो और कंफ्यूज कर दिया। अब कितना अमाउंट प्रेस्क्राइब है, ये तो प्रेस्क्राइब ही नहीं है, कैसे काम चलेगा यार, गलत बात है ना, है ना। आप लोग बुक में नहीं मिला आपके ना, है ना बेटा, बुक में नहीं मिला आपके। इट इज नॉट, रिलेटिव इज नॉट इंडेप्टेड टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग के बदले हमने लिख दिया इट्स HSA कंपनी और देयर प्रोमोटर्स एक्टर्स इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। और इन्हीं बातों से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मेरे को डाउट हो गया कि ये प्रिस्क्राइब कहाँ है जी, ये प्रिस्क्राइब कहाँ है मेरे बच्चा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो होना चाहिए ना बेटा। कोई बात नहीं साहब, अभी मिल जाएगा सर, पता चलेगा। तीसरा खत्म कर लीजिए साहब। तीसरा है हैज नॉट गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड इन सिक्योरिटी with the indebtedness of third person to the company। वाओ है ना, सेकेंड का एक्सटेंशन है, दूसरा कहना है हैज नॉट गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी, और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी, प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द indebtedness of any third person to the company, मैं बता दे रहा हूं सर, to the company or its HSA company, HSA company or their promoters or directors of such holding company, ठीक है बेटा, for such amount as may be prescribed। बहुत अच्छा लगा बेटा, as may be prescribed during the two immediately preceding financial years or during the current financial year, during the current financial year, during the current financial year। लास्ट में, लास्ट लिख लीजिए बेटा, फिर ब्रेक ले लीजिएगा, है ना। लास्ट है बेटा, फोर्थ, हैज नॉट एनी पिक्यूनियरी रिलेशन, एनी पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन। आप कहें सर पिक्यूनियरी तो किया था आपने, नहीं, वो था उस बंदे के साथ, अब है उसके रिलेटिव के साथ। मतलब जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट में जो कह सकते हैं रोक है, वो उस बंदे के ऊपर नहीं है, उस बंदे के रिलेटिव पे। पहले जो तीन थे ना सर, उस बंदे के लिए था, थोड़ा सा तो रहम करिए, है ना।
चौथा जो है उस बंदे के रिलेटिव के लिए कि उस बंदे का रिलेटिव नॉट होल्डिंग, नॉट इंडेप्टेड, नॉट गिविंग गारंटी। अब ये समझ में आया किसी को थर्ड पॉइंट क्या है? सर उस बंदे के रिलेटिव के कहने पे कंपनी या उसकी होल्डिंग या उसके प्रोमोटर ने किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया था, और ये जो इसका रिलेटिव है इतना बड़ा चौधरी है, ये कह रहा है कि लोन हमें नहीं चाहिए, लोन हमारे कहने पे किसी और को दो, लेकिन वो नहीं पे करेगा तो मैं खड़ा हूं। हैज नॉट एनी पिक्यूनियरी, लास्ट है, हैज नॉट एनी पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन has not any pecuniary transaction or relationship has not any pecuniary transaction or relationship with the company or सर रिलेटिव नॉट है, उस पर्सन का रिलेटिव का कोई पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन या रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स HSA वाओ अमाउंटिंग टू, ध्यान दीजिएगा है ना बेटा, अमाउंटिंग टू मतलब बराबर भी हो तो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, बराबर से कम होना चाहिए, एक्सीडिंग नहीं लिखा आपकी बात, अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम पिक्यूनियरी रिलेशनशिप। अच्छा ये तो और खतरनाक कर दिया, ऊपर के तीनों जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें से किसी एक का भी लिमिट है ना इससे ज्यादा हो जाए तो बर्बाद कर देगा। इनकम सिंगली, ग्रॉस टर्नओवर, टोटल इनकम सिंगली और इन कनेक्शन विथ और इन कॉम्बिनेशन विथ, बेटा इन कॉम्बिनेशन विथ द ट्रांजेक्शन with the transactions referred to in सब क्लॉज। कौन कौन से सब क्लॉज हैं बेटा? 1, 2 और 3। थोड़ा दिमाग की बत्ती जला के आइएगा, कल फिर हम लोग और जलाएंगे दिमाग की बत्ती को। अभी आज हम लोगों ने पढ़ा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग समझने की कोशिश किया। 149(6) में करीबन 6 है ना, 6 बेटा सब क्लॉज हैं, 6 छोटे छोटे सब क्लॉज हैं है ना, नहीं सॉरी क्लॉज है सर, 6 क्लॉज हैं। और जो चौथा क्लॉज है वो आज आपने फिनिश किया, चौथा डी क्लॉज है और उसके भीतर 4 छोटे छोटे सब क्लॉज हैं। चौथा थोड़ा टफ है, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, लेकिन इतना समझ में आया कि कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी बन सकता है जब वो खुद पे कंट्रोल ना रखे, बल्कि अपने रिलेटिव को भी कहे कि आपको सिक्योरिटी नहीं खरीदना, आपको लोन नहीं लेना, या आपको किसी थर्ड पार्टी के लोन के लिए भी गारंटर नहीं बनना। तो सर ये मैंने समझाने की कोशिश किया। अब आप लोग बिल्कुल ब्रेक ले सकते हैं, मजे करिए, एंजॉय करिए दोस्तों, है ना। करीबन 1.5 घंटा आपने पढ़ा आज की क्लास में, अब हम लोग आगे मिलेंगे दोस्तों। एक भाई हमारे नंबर पूछे थे, साहब ये नंबर है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ये नंबर है, इसको कॉल के बजाय आप मैसेज करिएगा, थोड़ा मेरे को कंफर्ट रहता है ना। जरूर मैसेज का मैं रिप्लाई दूंगा भाई चेतन जी, है ना आपका चिराग साहब, सॉरी, आप लोग ने मैसेज का जरूर जवाब मेरे से मिलेगा आपको। थैंक यू। अब ब्रेक लीजिए, आप भी पढ़ के आइए, अगर हो सकता है तो आप भी पढ़ के आइए। ओके जी, चलिए, धन्यवाद।